संस्कृतियों के बीच कई समाज के विभिन्न प्रश्नों को के बीच एक पुल का निर्माण करते हैं एक लेखक। कहते हैं कि एक साहित्यिक प्रतिभा हर एक की तरह दिखती है, लेकिन उस जैसा कोई भी नहीं दिखता, क्योंकि कला मानवीय आत्मा की गहरी परतों को उजागर करती है। कला तभी संभव है जब स्वर्ग धरती को छूते हैं, और ये अनुभव सिर्फ एक लेखक और कलाकार ही करता है। और ये बहुत ही खूबसूरत बातें आपने कही, और दर्शकों ये भी 100% सही है कि हर इंसान के भीतर एक कलाकार छुपा होता है। हर इंसान के भीतर एक साहित्य का सोता जो है ना फूटता है। बस जरूरत है उसे टटोलने की, संभालने की, सहेजने की और दूसरे तक पहुंचाने की इसलिए भी क्योंकि ये साहित्य ही है, ये कला ही है, ये संस्कृति ही है जो एक मनुष्य को सही मायनों में मनुष्य बनाती है। यही वो चीजें हैं जो हमारे समाज को सुसंस्कृत और परिष्कृत बनाती हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप कला जगत से जुड़े हैं, साहित्य जगत से जुड़े हैं तो ही आप उससे नाता रख सकते हैं। जी हाँ, ये बातें मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जो एक खास शख्सियत मेहमान खास के तौर पे आज हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका कला जगत से कहीं भी बिल्कुल नाता नहीं था। कला से बिल्कुल विपरीत विधा में इन्होंने अपनी दक्षता साबित करते हुए भी कला के साथ एक ऐसा सुंदर समायोजन बांधा है कि अगर मैं उनका नाम बताऊंगी और अगर आज के जमाने में आप नेट फ्रेंडली है फिर आपको बूझते में देरी नहीं लगेगी, तो आइए जोरदार तालियों के साथ अपने अपने घरों में और मैं यहाँ स्टूडियो में आज के खास मेहमान रंजन ऋतुराज जी का दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। नमस्ते। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहला प्रश्न रंजन जी आपसे यूं कि इंजीनियरिंग विधा से आप जुड़े रहे हैं, प्रोफेसर रहे हैं इंजीनियरिंग के, कंप्यूटर साइंस आपका फील्ड रहा है, वहां से साहित्य की तरफ मुड़ना कैसे? एक तो मैं बिहार बोर्ड से मैट्रिक किया हूँ और बिहार बोर्ड की जो 10वीं क्लास तक जो हिंदी साहित्य खासकर जो थी वो काफी स्ट्रॉन्ग थी। बचपन में काफी टीनेज डे में एक्सपोजर लगा और हुआ यूं कि हम जहाँ रहते थे वहाँ एक सीढ़ीगढ़ होता था और सीढ़ीगढ़ में एक ट्रंक था और उस ट्रंक में बहुत सारे हिंदी के नोवेल थे। भगवान रजनीश से लेकर अमृता प्रीतम और शिवानी के उपन्यास होते थे और मैं 9th-10th के डेज में सीढ़ीगढ़ में बैठ के उन उपन्यासों को पढ़ता था। तो वहीं से वो एक कल्पना शक्ति जागी। जब आप उपन्यास पढ़ते हैं तो आप एक इमेजिनेशन की दुनिया में जाते हैं और फिर उसके बाद छूट गया वो लर्निंग का, क्योंकि उसके बाद फिर आप साइंस बैकग्राउंड में इंजीनियरिंग करो, बाहर जाओ, फिर नौकरी। उसके बाद फिर जब मैं जॉब में आया तो लकीली हुआ ऐसा कि बहुत जल्दी मुझे प्रमोशन वगैरह मिलते गया और मेरे पास एक काफी बड़ा केबिन मिल गया जिसमें कंप्यूटर वगैरह थे और अचानक से मुझे लिखने की एक चाहत हुई। और घर से हम दूर थे, बिहार से दूर थे, तो जो अप्रवासी बिहारी होते हैं उनके अंदर जो एक दर्द होता है, उस दर्द को मैंने लिखना शुरू किया। जो मेरी पहली ब्लॉग थी वो था सावन पे ही था, आज से 8 साल पहले। उसके मैंने एक दर्द लिखा कि जो बिहारी है जो अपने गांव से दूर है, वो आज सावन में, कल सोमवारी फॉर एग्जांपल परसों सोमवारी है और सोमवारी के दिन वो कैसा महसूस कर रहा है। वो उसे पता है किसी सावन में राखी आएगी और अपनी बहन से वो नहीं मिल पाएगा। और फिर एक लड़की का भी मन कि इस बार राखी आएगा लेकिन भैया तो विदेश में है, वो इस बार नहीं आएगा। और फिर एक ग्रामीण परिवेश का लड़का पढ़ लिख कर जब बाहर जाता है तो उसके अंदर एक फीलिंग आती है कि देखो, मतलब मैं मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मेरा एक बड़ा भाई है जो गांव में है और उसने मेरे प्रमोशन के लिए मन्नत रखा है और वो इस बार डाक बम बन कर जाएगा। तो वो जो बाहर बैठा हुआ उसके अंदर कितनी दर्द है, श्रद्धा है, उसको मैंने लिखा। और वो काफी अप्रवासी बिहारी जो विदेशों में या पटना से बिहार से बाहर बसे हुए थे, उन्होंने अप्रिशिएट किया। तो और कई कमेंट आए कि मैं पढ़ते पढ़ते रो गया। जैसे उसमें लिखा हुआ था कि बरस बीत गए, फोन पर अब बहना की आवाज सुनाई देती है,
भाभीियों की चूड़ियों की खनखार सुने हुए महीने हो गए, अब तो मुनिया भी स्कूल जाने लगी होगी। भैया बोले थे कि पंप सेट खरीदा गया है और माँ कह रही थी कि भैया इस बार कांवड़ लेकर जाएंगे। शायद उन्होंने पिछले साल मेरे प्रमोशन के लिए मन्नत रखी थी। तो ये जो फीलिंग है अप्रवासी बिहारी जो अकेला है और इंटरनेट पे लिखने सबसे अच्छी बात ना कि बहुत रोजमर्रा की जो भाषा होती है, चीजें होती है, उनको आपने सहेजने की कोशिश की। बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को, कंप्यूटर फील्ड से ये जुड़े हुए थे और कंप्यूटर को इन्होंने इस्तेमाल करना शुरू किया अपनी लेखनी की तरह और आज एक उच्च कोटि के ब्लॉगर हैं। इनके ब्लॉग लाखों लोग पसंद करते हैं, कई सारी किताबें ये लिख चुके हैं और बहुत सारे इनके फैन फॉलोवर हैं। बातें इनसे यूं ही जारी रहेगी, बहुत सारी और भी, लेकिन उससे पहले आपके स्वास्थ्य को भला हम कैसे अनदेखा कर सकते हैं। तो आइए ले चलते हैं आपको अपने खास सेगमेंट प्राकृतिक उपचार की प्रसिद्धि पा रखे हैं। ये शौक हुआ नहीं, एक कंप्यूटर एक इंस्ट्रूमेंट के रूप में मुझे आसानी से मिल गई। जब से इंटरनेट इंडिया में तब से मैं यूज कर रहा हूँ। मोस्ट प्रोबेबली उन दिनों में पटना में था और पटना के प्रथम 15-20 लोगों में से था जिसके पास इंटरनेट की कनेक्टिविटी थी। लेकिन जैसे आपके पास हर उम्र का एक अलग अलग खिलौना होता है, हर एज का एक अलग खिलौना होता है। तो मेरे लिए वो एक टॉय के रूप में था और मैं उस पर एक्सपेरिमेंट करते करते और फिर एक इमोशन जुड़ा अप्रवासी बिहारी होने का। जो मेरा सबसे फेमस टाइम होता है वो होता है छठ। छठ को लेकर मेरी कई पोस्ट जो है, जो इंटरनेट पे यूजुअली उसको हम लोग पोस्ट कहते हैं, वो कई बार अखबारों में बड़े बड़े लेखक ने उससे उठाया और पोस्ट कर दिया। चूंकि छठ जो है, छठ पूजा, वो हम बिहारियों का पूजा नहीं है, वो हमारी संस्कृति का हिस्सा है और जहाँ धर्म भी टूट जाता है, मतलब हिंदू मुस्लिम ये सारे लोग उसमें मिल जाते हैं। और उस वक्त जो एक अप्रवासी बिहारी जो बिहार से बाहर है, वो अपने घर नहीं जा पाता है और फिर जब वो यादों के समुंदर में डूबता है तो फिर उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अपने आप को रोकना। और उन्हीं भावों को मैंने लिखा और हर साल मैं छठ पे लिखता आया हूँ और हर बार मुझसे बिना पूछे लोग मेरे इंटरनेट के लिखे वर्ड को उठाए और अखबारों में डाले हर बार। जैसे एक बार मैंने लिखा था कि एक एम्प्लॉय है, वो कल्पना, वो बैठा हुआ है अपने ऑफिस में और वो अपने बॉस को बोल रहा है कि सर छुट्टी दे दीजिए, 3 दिन क्या है हम नहीं बता सकते। छठ एक बिहारी के लिए वो 3 दिन 4 दिन क्या होता है वो नहीं बता सकता है और वो कैसे आग्रह करता है, उसमें इतने भाव मैंने पिरो दिए कि लोग वहीं ऑफिस में रोने लगे। तो दैट इज कि एक आम आदमी कैसे किसी चीज को सोचता है। फिर अप्रवासी बिहारी होने के नाते होली की यादें, क्योंकि हम जब एक बाहर नौकरी करते हैं तो हमारी कल्चर डिफरेंट हो जाती है। अब छठ को कोई दूसरे प्रदेश वाला नहीं समझेगा, ये क्योंकि उसके पास उसका वो उसने देखा नहीं है, फील नहीं है, उसने बचपन से देखा नहीं। होली का हमारे यहाँ क्या कंसेप्ट है, तो ये सारी चीजों को हमने, मकर संक्रांति का क्या कंसेप्ट है, कैसे हम मकर संक्रांति मनाते थे बचपन को, तो बेसिकली मैं उन्हीं चीजों को लिखना शुरू किया। और 2010 में मैंने मेरा गांव मेरा देश करके एक सीरीज चलाया जिसमें मैं अपने बचपन की यादों को लिखा कि हमारे टाइम में सिनेमा हॉल कैसा, आज मल्टीप्लेक्स है, हमारे जमाने में बड़े पंखा वाले सिनेमा हॉल होते थे और टिकट कटाना और टिकट अपने आप में एक बहुत बड़ी बहादुरी होती थी। टिकट ले लेना। घर की महिलाएं अगर सिनेमा देखने जा रही हैं तो हमारे जैसे जो टीनेजर होते थे उनका काम है पहले रिक्शा खोज कर लाना, फिर रिक्शा पे बैठाना, सीट अच्छी जगह, हाँ सीट अच्छी एक तरफ से मिले, कोई छेड़े नहीं। तो ये जो हमारे जनरेशन के लोग जो इन चीजों को देख चुके थे उन्होंने समझा। अब मल्टीप्लेक्स वाले नहीं समझ पाएंगे, हमारे बच्चे हैं वो कहाँ से समझेंगे कि इस तौर से भी सिनेमा, और बीच में लाइन चली, बिजली चली गई तो जनरेटर स्टार्ट होने में टाइम लग रहा है, या अमिताभ के किसी डायलॉग पे चवन्नी अठन्नी फेंकी जा रही है। तो ये सारी, जैसे शराबी सिनेमा जो हम देखे थे 1984 में,
तो रात को 9 बजे वीना सिनेमा हॉल में अपने आप में वो सिनेमा देखना, और जब नौलखा मंगा दे जब गाना बजा तो किस तरह से सिक्के उछाले गए, और फिर कैसे वो टिपिकल फ्रंट रो पे बैठे होते थे अपना 2 बटन खोलकर गला में रुमाल बांधकर। तो इन सब चीजों से जो एक आम आदमी जुड़ा होता है, खासकर जो भी कोई लेखक लिखता है वो अपने काल को लिखता है, अपने जनरेशन को लिखता है। तो और आदमी उस वहीं से लोग जुड़ते हैं जी। तो ये बड़ी अच्छी बात आपने कही और एक बहुत अच्छी कोशिश निर्मिला कि जो अनुभव को हमारे आज के जो नए बच्चे हैं जिस अनुभव को नहीं जी पा रहे हैं उसे आपने अपने ब्लॉग के द्वारा अपनी यादों को ताज़ा करके उन्हें जीने पे मजबूर किया। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपने हमें बताई, लेकिन एक जरूरी चर्चा हम आपसे करना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए हम जरूर रुकेंगे। बस यूं लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बारे में कई बातें जानेंगे इन्हीं की जुबानी। बिल्कुल। लेकिन रंजन जी, सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे, आपने कंप्यूटर इंजीनियरिंग में उच्च शिक्षा ली है, आप प्रोफेसर भी रहे हैं, बाहर लंबे समय तक आपका रहना हुआ था, फिर बाहर रहने के बाद इतने दिनों बाद अपने जड़ों की तरफ लौटना यानी पुनः बिहार आना कैसे हुआ और फिर कैसा रहा ये सफर आपका? अब मेरी उम्र तक कोई भी आएगा तो जिंदगी में बहुत सारी चीजें एक्सीडेंटल होती हैं। जैसे मुझे आज भी याद है कि मैट्रिक के बाद मेरे पिताजी मुझसे बोले थे कि तुम आर्ट्स पढ़ो और उसी में आगे करो, लेकिन मैंने साइंस ले लिया। फिर बाहर भी जाना एक एक्सीडेंटल रहा, फिर टीचिंग जॉब में भी आना हुआ। कई बार आप एक बहुत जल्द एक डिसीजन लेते हैं। 2 साल पहले घर में शायद मेरी जरूरत आ पड़ी थी और मैंने सेकंड के 1000वें हिस्से के अंदर एक निर्णय लिया कि मुझे वापस लौटना है। एक तो अंदर स्ट्रॉन्ग फीलिंग थी कि बिहार, मुझे घर में ही रहना। मेरे बाबा कहते थे थोड़ा सा खाना बनारस में रहना, मतलब आप थोड़ा ही खाइए, कम खाइए, लेकिन अपने घर में रहिए। और एक आप कहीं भी चले जाइए, जैसे एक पूरी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है। आप जैसे ही बाहर जाते हैं आपको कहीं ना कहीं बाहर की सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन जब आपको अडॉप्ट करना होता है, उसको स्वीकार करना होता है, तो आपके अंदर एक सेकंड सिटीजनशिप की फीलिंग आती है। जहाँ आप पले बड़े होते हैं वहां पे वो फीलिंग कभी नहीं आती। नए तरीके से सब कुछ सीखना, समझना। वो औरतों को सबसे ज्यादा होता होगा जब मायके से ससुराल जाती हैं, लेकिन हम पुरुषों के लिए ये दर्द थोड़ा बहुत अजीब होता है कि आप सर झुका, आप शुरू से आप अपने गली के शेर होते हैं और अचानक से दूसरी गली में जाते हैं। बहुत सारी चीजें थी, लेकिन मूलतः मुझे अपने मेरे परिवार को शायद मेरी जरूरत थी और मैंने एक निर्णय लिया। वो निर्णय उस समय उस वक्त की जरूरत थी, लेकिन एक जगह, लोकेशन, बहुत सारी चीजें जब चेंज होती हैं तो इंसान के अंदर भी बहुत सारी चीजें चेंज होती हैं। अभी हम उसी प्रोसेस से गुजर रहे हैं। बिल्कुल। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहेगा, आपको थोड़ी मैं ले जाना चाहती हूँ, आपको बचपन की यादों की तरफ ले जाऊंगी। आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका बचपन कहाँ गुजरा और शिक्षा आपने कहाँ से ली? मैं मूलतः गोपालगंज का रहने वाला हूँ और पिताजी मेरे बिहार सरकार में एक चिकित्सक के रूप में थे, मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे, इसी साल रिटायर किया। तो गोपालगंज, मुजफ्फरपुर और पटना, तो मुजफ्फरपुर की भी बहुत सारी मेरी बचपन की यादें हैं और पटना में भी काफी टीनेज डेज गुजरा है, तो यहाँ की भी बहुत सारी बातें हैं। तो मूलतः बिहार में इन्हीं 3 जगहों से, उसके बाद फिर पढ़ाई बाहर से हुई, रांची से हुई, बेंगलोर से हुई और नौकरी बेंगलोर और दिल्ली नोएडा कह लीजिए, दोनों जगह हुई। तो इन्हीं 5-6 शहरों के इर्द गिर्द पूरी जिंदगी गुजरी है। बहुत बचपन कहें तो जो एक हमारे उम्र के जो एक सामान्य बच्चे होते हैं उसी की तरह हमारा ही बचपन, हम भी कंचे से खेले, हम भी लट्टू नचाए, हमने भी साइकिल सीखी, गिरे। स्पेशल है
तो वो जो अनसेटिस्फाइड ब्रेन रहता है वो आपको कहीं ना कहीं एक दूसरे रास्ते ले जाता है। और इंटरनेट एक बहुत बड़ा माध्यम बना। थोड़ी सी जो एक पुरुष बच्चों के अंदर एक साइकोलॉजी होती है हीरोइन की, वो भी रही है। तो बहुत सारी चीजें जब मिक्स हो जाती हैं और फिर आप लिखते हैं और इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलता है इंटरनेट पे, फिर वहां से आपकी चाहत और बढ़ने लगती है। ये सबसे बड़ा जादू है इंटरनेट का। इसका टाइम तो बहुत कम रहता है, आप बस 2 घंटे 3 घंटे के लिए हीरो रहते हैं, लेकिन उस 2-3 घंटे के अंदर ही आपको बहुत सारी रिस्पॉन्स फीडबैक मिलती है जो शायद किताब अखबार या अन्य माध्यमों में नहीं मिले। अब किताब लोग पढ़ेंगे उसके बाद वो क्या सोचेंगे आप तक नहीं पहुंच पाए। तो लेखनी सुधारने में मेरे प्रशंसकों या मेरे पाठकों का बहुत बड़ा योगदान है। मैंने बहुत लंबा सफर तय किया। मैं यादें लिखता था और आज मैं काफी गंभीर विषय पे लिख रहा हूँ, क्योंकि मैंने लोगों के टेस्ट को समझा कि लोग क्या चाह रहे हैं। यानी लोगों की पसंद के अनुसार, लोगों के रुचियों के अनुसार आप भी अपने आप को ढालते गए, उनके अनुसार आप खुद को बनाते गए। आप ब्लॉग लिखते हैं, आप काफी सारे लोग आपके प्रशंसक हैं, लेकिन अगर एक ब्लॉग लिखने के समय की अगर मैं इतनी रिस्पेक्ट देता हूँ, गुलजार साहब को जब मैं मिला तो मैंने दोनों पैर उनके दोनों पैर पे मैंने अपने हाथ रख दिए सर, क्योंकि मुझे पता है कि मैं वो जिस तरह की लेखनी लिखते हैं शायद उसी दौर से मैं गुजर रहा तो है जी। गुलजार साहब की आपने बात की तो मैं जरूर आपसे बोलना चाहूंगी, आपने कई सारी कविताएं लिखी हैं, कई सारे फैंस आपके पसंद कर रहे हैं, उनमें से कोई चुनिंदा कविता जो आप हमें सुनाना चाहेंगे? कविता हम लेकिन यहाँ पे जरूर सुनेंगे, लेकिन दर्शकों फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जब लौटेंगे। कविता लेखन का तो बहुत एक्सपीरियंस नहीं रहा है। मैं एक चीज आपको बताता हूँ प्रोज और पोएट्री के बारे में, जो मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन और ये अन्य लोगों की भी ऑब्जर्वेशन हो सकती है। जब आप प्रोज लिखते हैं, अगर उसमें पोएट्री का अंदाज आ जाए तो वो खूबसूरत हो जाता है। जो गुलजार लिखते हैं, गुलजार कोई पोएट्री नहीं लिखते, मतलब गीतों को, प्रोफेशनल गीतों के अलावा भी। और अगर आप पोएट्री प्रोज के अंदाज में लिख रहे हैं तो थोड़ी सी कभी कभी वो गड़बड़ हो जाती है। तो यूजली मैं प्रोज लिखता हूँ, लेकिन उसमें पोएट्री का पुट डाल देते हैं। अब जैसे जो मेरे पहली, यूजली क्या होता है कि आप जब प्रोफेशनल, एक एमेच्योर से प्रोफेशनल बन रहे होते हैं तो वो फेज थोड़ा वक्त लगता है। जैसे आप शीशे आईने के सामने एक्टिंग करते हैं, हर लोग करता है, और वही एक्टिंग आपको किसी मंच पे करने को दिया जाए तो ये वक्त लगेगा। हम एक बचपन से शायद ही कोई ऐसा होगा जो एक लंबे आईने के शीशे के सामने एक्टिंग नहीं किया बंद रूम में, या जैसे सारे लोग बाथरूम सिंगर होते हैं। लेकिन वही अगर कहा जाए कि आप एक मंच पे गीत गाइए तो वो आसानी, तो वक्त लगता है, एक झिझक अंदर होती है, उसको तोड़ना होता है। यूजली पोएट्री फिलोसफिकल होनी चाहिए, या फिर आम लोग रोमांटिक पसंद करते हैं। तो एक उम्र के बाद आप, समाज की बंदिशें होती हैं जिसमें आप बहुत कुछ रोमांटिक नहीं लिख सकते हैं, लेकिन उसको उस ग्लास को ब्रेक करना होता है। तो मेरी जो सबसे पहली एक प्रोज में जो पोएट्री अंदाज थी वो बस 1 लाइनर थी। सारी रात मेरे शब्द जलते रहे, तुम पत्थर से मोम बनते रहे। ये एक कल्पना थी कि किसी ने एक लेटर लिखा है अपनी रूठी हुई प्रेमिका के लिए, और वो पढ़ती है, फिर वो पिघलती है। तो वो शब्दों, मैंने एक कोट पढ़ा था कहीं पे कि सबसे बढ़िया फॉर्म होता है आप अपने प्रेम को दर्शाने का, वो लेटर होता है। क्योंकि आप आमने सामने बहुत सारी बातें नहीं बोल सकते हैं। जैसे मुझे याद है जब हम लोग हॉस्टल में थे तो बाबा का चिट्ठी आता था, दादाजी का, उसमें बहुत सारी वो भावनात्मक बातें लिखते थे, घर की दिखते हैं या बहुत सारी चीजें जो आमने सामने नहीं हो पाती थी, शायद हम सभी लोग। तो अब तो लेटर लिखने का कंसेप्ट ही खत्म हो गया इंटरनेट के युग में। तो मैंने लेटर पे भी एक लंबा पोस्ट लिखा था कि लोग अब चिट्ठियां नहीं आती हैं, अब ईमेल आता। अब तो ईमेल भी खत्म हो गया, SMS भी खत्म हो गया, अब सब कुछ जैसे फेसबुक पे आप मैसेज डाल दो।
तो इतना चेंज हुआ, बट स्टिल लेटर का एक अंदाज है। तो मैंने वो वही लिखा था, सारी रात मेरे शब्द जलते गए, तुम पत्थर से मुंह लगते रहे। उसके बाद फिर एक वन लाइनर लिखा था, जाओ सितारों से कह दो आज पूनम की रात है। फिर एक वन लाइनर था, ये सब काफी पुरानी है, 3 साल पुरानी, बर्फ पर वो तस्वीर बनाने चला था पिघल गई। तो आपने जब इन चीजों की चर्चा की तो मेरे दिमाग में दलान का नाम जरूर आया। दलान ब्लॉग जो आपका है काफी फेमस हुआ है, बहुत सारे लोग इसके प्रशंसक हैं। तो दलान आपने एक फेस्टिवल की भी शुरुआत की, दलान लिटरेचर फेस्टिवल। तो दलान के बारे में और दलान लिटरेचर फेस्टिवल के बारे में हमें कुछ जानकारी दें। जब मैं लिखने लगा एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, और उसके बाद जब मैं सोशल नेटवर्किंग साइट पे आया तो मैंने देखा कि मेरे जैसे कई लोग लिख रहे हैं। फिर दूसरी बात मैंने देखा कि जैसे एक समाज घर होता है, तो घर में जैसे आज पूजा हो रहा है तो घर का वातावरण पूजा वाला बनाना होता है। उसी तरह एक सोशल नेटवर्किंग साइट पे आपके इर्द गिर्द काफी लोग होते हैं, तो आपको एक वातावरण बनाना होता है। अगर आप पॉलिटिकल वातावरण बनाएंगे तो हर कोई गाली गलौज पॉलिटिकल बातें कर रहा है। जैसे किस कलाम साहब का देहांत हुआ था, हर कोई कलाम साहब को श्रद्धांजलि दे रहा है, तो एक पूरा एक वातावरण, एक समाज का एक रिफ्लेक्शन है सोशल नेटवर्किंग साइट। तो उसी तर्ज पे मैंने पिछले फागुन 2 महीने मैंने सिलेक्ट किए थे, सावन और फागुन में मैंने ऑनलाइन लिटरेचर फेस्टिवल। उस वक्त मुझे दुख हुआ कि पटना में इस बार लिटरेचर फेस्टिवल नहीं हो रहा, तो मुझे लगा क्यों नहीं ऑनलाइन, इंटरनेट पे हमारे जैसे बड़े लेखकों को तो हर कोई पढ़ता है, लेकिन हर आदमी के अंदर एक लेखक होता है, उसको तो कोई पढ़। तो मैंने उनको एक प्लेटफॉर्म दिया, उनके अंदर एक चाहत पैदा की कि आप मेरे दलान पेज पर आकर आप अपनी कविताएं, कहानी, कुछ भी लिखना चाहें आप मुझे भेजें, मैं उसको प्रकाशित करूंगा। तो लोगों ने काफी भेजे। अब आप कल्पना नहीं करेंगे, जो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट कंपनी में कार्यरत हैं वैसे लोग भी अब फुर्सत में कविताएं लिखते हैं, वह उन लोगों ने भी भेजा। किसी ने बोला कि भाई मैं कविता तो भेज रहा हूं, लेकिन ये तुम्हारे स्टैंडर्ड का नियम, इसलिए मैं इसे अभी रोक रहा हूं, बाद में भेजूंगा। डॉक्टर्स जो विदेश में है उनकी कविताएं मेरे पास आई हुई हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी कविताएं मेरे पास आई हुई। सभी लोग के, हर लोग तो एक सामान्य होता है, आम आदमी होता है, हर आदमी की एक चाहते, भावनात्मक चाहते हर किसी के बराबर होती है, और उसे चाहत को दिया। तो मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया, दलान लिटरेचर फेस्टिवल। फागुन में वो काफी सक्सेसफुल रहा। ये 1 महीना चलता है इंटरनेट पे, और मेरी अपनी लेखनी, मूलतः मैं हास्य व्यंग में ज्यादा लिखता हूँ, लेकिन उसकी एक निगेटिविटी क्या है कि आप कहीं ना कहीं हास्य व्यंग करते करते किसी की भावनाओं को ठोस पहुंचा। अब बहुत मजाकिया है तो कहीं ना कहीं आप किसी की भावनाओं को ठोस पहुंचा, किसी का मजाक बना के ही या तो सबसे बेहतर होता है खुद का मजाक बना, तो वो आसान नहीं होता है। तो मैं कुछ कुछ लिखता रहता हूँ, और साथ में अन्य लोग, जो इट इज अ ओपन प्लेटफॉर्म, जिससे किसी भी लिखना है वो आराम से आकर लिख सकता है। तो ये मैंने दिया, और लोग काफी उत्साहित भी हो रहे हैं। तो दलान लिटरेचर फेस्टिवल को लेकर आपकी आगामी क्या योजनाएं हैं, इसका क्या भविष्य देखा है आपने? देखिए, संवाद का जरिया बदल रहा है, बहुत तेजी से बदल रहा है। अब हर हाथ में स्मार्टफोन है, हर हाथ में। अभी मैं मेकअप रूम में बैठा हुआ था तो सुंदरलाल जी जो मेकअप ये मैन है, उनके हाथ में भी मैंने एक सैमसंग का मोबाइल देखा, उन्होंने मेरी एक तस्वीर ली। तो अब आप कल्पना कीजिए कि आने वाले समय में संवाद का जरिया क्या होगा। तो इंटरनेट रहेगा, और इंटरनेट काफी तेजी से बढ़ेगा, और उस हाल में आपको ऑनलाइन बहुत सारी चीजें होंगी। तो ऑनलाइन लिटरेचर फेस्टिवल रहेगा। कल आज मेरे हाथ में, कल उसे मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली आदमी उसे आगे बढ़ाएगा। ये एक रिले दौड़ की तरह, यानी एक मशाल है जो आपने जलाई, और यूं ही आगे जो कोई भी जलाना चाहे वो आगे, और एक फैशन के रूप में, जरूरत के रूप में क्रिएट होगा और आगे जाएगा। बिल्कुल आगे जाते रहेगा। और क्योंकि हम अपने कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ चले हैं, और चाहूंगी बहुत शॉर्ट में आप जो भी संदेश हमारे दर्शकों को देना चाहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण क्या है, वो अपनी संस्कृति को बचाना।
जो मेरे अंदर हमेशा ये रहता है कि जो चीजें मैं बचपन में देखा हूं मैं अपने अगले जनरेशन तक पहुंचाऊं। सभ्यता और संस्कृति जो ये बिल्कुल एक रिले दौर की तरह होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को सौंपना होता है। बिल्कुल, यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी इसे सहेज के रखे, इसे संभाल के रखे। जी जी। आप सुबह सुबह हमारे स्टूडियो में आए, कीमती वक्त दिया और ढेर सारी शुभकामनाएं आपके ब्लॉग्स के लिए। आपके कई सारे फैंस आपको यूं ही फॉलो करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमारे साथ मेहमान खास के तौर पर थे रंजन ऋतुराज जी, एक प्रसिद्ध ब्लॉगर, बहुत सारी किताबों को लिखने वाले, बहुत सारी इनसे इंटरेस्टिंग बातें की। लेकिन हमें ये भी पता है कि सुबह सवेरे अगर संगीत का मधुर स्वर